बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सारे लेके आ गया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें से आपको 50 करना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 1/√2। ठीक है, क्या है देखो, एक तो परिमेय संख्या है। √2 क्या होती है? अपरिमेय। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर लग जाता है अपरिमेय होता है। तो परिमेय के बट्टे में अगर अपरिमेय हो तो वो क्या होती है? वो होती है अपरिमेय। तो ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? अल्फा गुणा बीटा का मान, शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है C/A। सी क्या होता है? ए क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, बी होता है एक्स का गुणज, सी होता है अचर पद। तो अचर पद बट्टे में एक, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे बहुपद के शून्य कौन से? शून्य क्या होता है? जो बहुपद को शून्य बनाता है, ठीक है, उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, सो देखिए, अब ये जो बहुपद है इसका आपको शून्य निकालना है। तो क्या होगा? देखो, एक्स बराबर क्या होता है? एक्स बराबर होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4AC बट्टे में 2A। यही होता है, ये सूत्र होता है आपका। सो देखो, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है? 4, बी के स्थान पर है 5/2 और सी के स्थान पर है -3। तो देखो, बी हमारे पास क्या है? 5/2 प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और √2 का वर्ग 2, 25 दूनी 50 माइनस 4। ए का मान है 4 और सी का मान है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2A, ए का मान है 4। सो ये देखो, माइनस के 5/2 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ क्या 4 को 16 थी 48, तो ये आ गया 98। ठीक, और नीचे आ गया 4 दूनी 8। ओके, तो कुछ वनिष्ठ इसका गुणनखंड अगर हम निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा? देखो, 98 का करो, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 9 18। ठीक है, 49 का क्या होता है? 7/2 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7/2। 7 कम 7। तो देखो, इधर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 5/2 और इसका आ जाएगा 7/2। बट्टे में कितना है? 2/4। ठीक है, ये चीज़ है। सो ये ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है कहीं पर। कहीं पर दे रखा है क्या? कहीं नहीं दे रखा, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहे हैं यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो, ठीक है, और उनका मौशा इतना हो तो उनका लौशा क्या होगा? आप जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके मौशा गुणे लौशा के बराबर होता है, एलसीएम के। अब ये 23 जो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। इसके क्या आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। अब भाग दीजिएगा तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सो भाग देते हैं। देखो, 23 का पहाड़ा आना चाहिए, नहीं आया तो आइडिया लगा के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 23 कितनी बार जाएगा? 3 अंक लेना पड़ेगा। तो कितनी बार गया? 5 बार। ठीक है, 5 बार में 3 55 और 6 बार में क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 ती 8, 6 बार देखे, 6 बार देखे देखते हैं। 6 ती 18, हासिल लगा 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, 207 आ गया, 9 बार जाएगा। 9 से गुणा करेंगे 23 में, ठीक है, 9 3 27, ठीक है, 9 3 18 और 2 20 हो जाएगा। पूरा पूरा भाग चला गया 0 और ये 0 फिर यहाँ लग जाएगा। आंसर आ जाएगा 690। आंसर कितना आ जाएगा? 690 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? ये ए है, ये बी है, इनका मौशा निकालना है। देखो, जो संख्या दोनों में है, 2 इसमें भी है 2 इसमें, मौशा निकालना है। तो जो दो की मिनिमम पावर आएगी, 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 2 है। फिर 3 इसमें 3 इसमें, 3 की न्यूनतम घात कितनी है? 2 है। 5 इसमें भी 5 इसमें, 5 की न्यूनतम घात कितनी है? 1 है। तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 3 9 और ये 5, 4 पंजे 20 गुणा 9, 9 दूनी 18, पीछे से 0। आंसर आ जाएगा 180। इन दोनों संख्याओं का मौशा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखो, अगर कोई भी बहुपद किसी के बट्टे में आ जाता है, जैसे x माइनस एक संख्या एक के बट्टे में आ गया ना, तो ये बहुपद कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं समीकरण निकालो का हल कैसा है? तुलना करेंगे a1 बट्टा a2। तो x का गुणज 1, कुछ नहीं तो 1, और इसका गुणज 2 है। फिर निकालो b1 बट्टा b2। b1 क्या है 2, b2 क्या है y का गुणज 4। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, स्टार्टिंग के दो बराबर आ गए। अब आ जाओ c1 बट्टा c2 निकालो। c1 है माइनस के 8, c2 है प्लस का 16, इधर के माइनस का 16 आ जाएगा। 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो तीनों मान देखो आपस में बराबर है। जब तीनों मान बराबर होते तो समपाती रेखा होती है, और समपाती रेखा के अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत हल। आगे आओ। कह रहे हैं किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 4 है, और गुणनफल अल्फा गुणा बीटा 1 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना है? 4 है, 4x, और अल्फा गुणा बीटा कितना? 1। तो ये आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1। ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि समीकरण निकाह का अद्वितीय हल हो तो के का मान क्या होगा? अद्वितीय हल होने पर क्या होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के। तो a1 का मान क्या है? x का गुणज 4, और a2 का मान क्या है? इधर 2। b1 का मान है k, और y का गुणज b2 2। ठीक है, इसके बट्टे में तो इसके बट्टे में 2 काटो, तो k का मान 4 नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में द्विघात समीकरण कौन सा है? द्विघात समीकरण क्या होता है? देखो, एक्स की घात अंडर रूट में 2 है, तो ये नहीं होगा, रखिए होना चाहिए था। देखो एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 2, एक्स की घात 2, एक्स की घात 4 हो जाएगा, ये भी नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, तो 3 गलत। तो जब 3 गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हल करोगे तो ये एक्स के अधिकतम घात 2 दे देगा, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये जो समीकरण है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो कौन सी कंडीशन सही होगा? अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा की जगह पे 1/अल्फा है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्य का गुणनफल होता है c/a। तो अल्फा से अल्फा कटेगा, ए बराबर किसके आ जाएगा? सी के आ जाएगा। ए बराबर सी के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस के b/a। तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज 1, बी क्या होता है? एक्स का गुणज माइनस के 6। तो माइनस माइनस प्लस 6/1 आंसर आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक्स बराबर 6 का आलेख कैसी सरल लिखा होगी? एक्स बराबर कुछ भी हो तो उसका आलेख वाई अक्ष के समानांतर होता है, और वाई अक्ष बराबर कुछ भी हो तो वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। अगले क्वेश्चन में आ जाए कि निम्नलिखित कौन सा नियमक एक्स अक्ष पर का एक बिंदु एक्स अक्ष के वाई निर्देशांक 0 होते हैं? तो ये 0 नहीं है, तो वाई निर्देशांक किसका 0 है? इसका 0 है, तो ये बिंदु एक्स अक्ष पर है क्योंकि इसका वाई निर्देशांक 0 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी, तो उस एपी का एनवा पद क्या होगा? एनवा पद एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी का 30वां पद कौन सा होगा? 30वां पद यानी कि ए प्लस 29 डी। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? 10। डी क्या है? देखो डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद कम कर दो तो माइनस के 3। तो 10 29 दिया माइनस के 87, तो ये आ जाएगा माइनस के 77। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? कितने पद है? एन निकालना है। ए हमारे पास 7 है, डी हमारे पास 13 में से 7 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा, और अंतिम पद कितना है? 205 है। आप जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान है 205 और ए का मान है 7। एन हमें निकालना और डी हमारे पास 6। प्लस का 7 इधर के माइनस हो जाएगा, 205 में 7 घटाओगे कितना बचेगा?
198। ये 6 गुणे में था कि बट्टे में आ गया। 6 से काटोगे 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, माइनस के इधर के प्लस का हो गया, तो n का मान आ जाएगा 34। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे? 34 पद होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहे समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा? nवां पद में ए एन निकालना, एन की जगह एन ही रखना है। सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो जो पहला पद है वो 3 है, और सर्वांतर क्या है? दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो, 2 है, रखो। ए हमारे पास 3 है, एन की जगह एन है, और डी की जगह पर हमारा 2 है। 3 2n माइनस के 2, तो 2n, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। 2n प्लस का 1 होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? जब भी मूल बिंदु से दूरी बोलेगा तो जो भी दे रखा है उसके एक्स निर्देशांक का वर्ग कर देना अंडर रूट के अंदर, और वाई निर्देशांक का भी वर्ग करके जोड़ देना है। तो 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग 9, तो ये हो गया 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 5 होता है। ये भी हो गया। अब देखिए, अगर साइन स्क्वायर हो दोनों में, और दोनों में कॉस स्क्वायर हो, और दोनों एंगल को जोड़ने में 90 आ रहा हो, तो उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है? 1। अगर यहाँ पर ऐसा भी होता है ना, कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70, तो इसका मान भी कितना होता है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बिंदु इतने इतने को मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु के क्या होंगे? नियमांक। तो x का जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2। x1 पहला निर्देशांक 3, x2 है माइनस के 5 बट्टे में 2। 3 में से 5 घटाओगे माइनस के 2 बट्टे 2, 2 एक कम 2, तो x निर्देशांक आ जाएगा प्लस के 1। y निर्देशांक का सूत्र होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। y1 क्या होता है? आखिरी वाला है इसका, और इसका आखिरी वाला जोड़ो, आधा करो। 4 का आधा 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 1,2। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स निर्देशांक 1, वाई निर्देशांक 2। बिंदु का भुज क्या होता है? देखो, एक्स वाले को भुज कहते हैं और वाई वाले को कोटि। तो भुज क्या हो जाएगा? माइनस के 3। अगर कोटि बोलता तो 5 होता। कह रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु क्या होंगे? चतुर्थांश द्वितीय, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थ। ठीक, ये आप जानते हो। तो पहले का निर्देशांक, इधर x का मान पॉजिटिव, इधर x का मान नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। पहले वाले में होता है पॉजिटिव का मान पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव x का मान, ऊपर y का मान पॉजिटिव, इधर x का मान नेगेटिव, नीचे y का मान नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव। तो द्वितीय चतुर्थांश के नियमांक होते हैं नेगेटिव का मान पॉजिटिव। ये है नेगेटिव का मान पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये भी हो गया। आगे बढ़ो। कहने किसी त्रिभुज के शीर्ष हमें ये दे रखे हैं, उनका केंद्र क्या होगा? ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो केंद्र मान लेते हैं, केंद्र का निर्देशांक x, y है। तो x का जो सूत्र होता है, ठीक है, x का वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, और y का जो सूत्र होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। मान रखो, x1 कितना? -3, x2 है 5, x3 है माइनस के 8। तो 8 और 3 11, 11 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा? 6 माइनस के बट्टे में 3, 3 दूनी 6, माइनस के 2 आ गया। y के लिए क्या हो जाएगा? y1 0, y2 है माइनस के 2, और y3 है 5। 5 में से 2 घटाओगे 3, 3 3 एक कम 3, माइनस के 2, 1 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका C कोण समकोण है, तो ये B होगा और ये होगा। कह रहे cos A प्लस B का मान क्या होगा? अब आप देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180। अगर ये 90 तो इन दोनों कोणों का मान क्या होगा? 90 होगा। यानी कि cos 90 का मान पूछा आपसे, A प्लस B का मान 90 होगा, cos 90 का मान क्या होता है? 0। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? अगर व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या होगी? उसकी आधी 14 सेंटीमीटर। परिधि पूछा है, परिधि का मतलब सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 14। 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 गुणे 22, 22 चौके 88। तो परिधि कितनी होगी? 88 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, परिधि कितनी होगी? 88 सेंटीमीटर होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त है और इसकी सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक, कह रहे हैं टेन थीटा गुणे कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा गुणा कॉट थीटा सर्वसमीका है जिसका मान होता है 1। इसका मान कितना होता है? 1। अब देखो, टेन कॉट है, 55 को जोड़ोगे 90, ये कट के आ जाएगा 1, ये कट के आ जाएगा 1, 1 और 1 को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कहने साइन थीटा का मान a/b है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन थीटा का मान क्या है? a/b, तो स्क्वायर कर दो, तो 1 a का स्क्वायर a, ये b का स्क्वायर, बट्टे में लॉसअप आ जाएगा बी स्क्वायर कम बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो बी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर साइन थीटा का मान 1/2 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो कॉस निकाल लो। कॉस थीटा क्या होता है? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान क्या है? 1/2 स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 1 कम 4 माइनस के 1, अंडर रूट 3/4, तो ये आ गया अंडर रूट 3/2 कॉस थीटा का मान। लेकिन हमें कॉट निकालना है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। कॉस थीटा का मान है अंडर रूट 3/2 और साइन थीटा का मान दे रखा है 1/2। इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, ऊपर से अंडर रूट 3 बचा है 1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो रहता है वही आ जाता है। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3। तो हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंडर रूट 3। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं अगर अंडर रूट 10 टू थीटा 3 के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा? देखो 10 टू थीटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया। अंडर रूट 3 इधर 10 है ना, इसका मान 10 में सोचो। 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3, 10 से 10 हट जाएगा, 2 थीटा बराबर 60, 2 से काटोगे 2 3 0, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा? 30 डिग्री। अगले प्रश्न में आ जाओ। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। एकदम आसान। कह रहे हैं आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे हैं दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो परिधि का अनुपात क्या होगा? देखो, क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया रखा है वृत्त में, ठीक है, और आपसे परिधि का अनुपात पूछे तो बस क्या करना है? उसका वर्गमूल लेना है। 9/4 है, उसका वर्गमूल ले लो। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो आंसर आ जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग निकालें प्रथम 20, ठीक, तो देखो ए की जगह पे 1 है, डी की जगह पे 2 है और एन की जगह पे 20 है। हमें एस एन निकालना है जिसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, यही होता है। तो एन की जगह पे तो 20 है, 2a ए की जगह पे 1 है, एन हमारे पास 20 है और 20 में से 1 कम करेंगे तो 19 आ जाएगा और डी का मान हमारे पास है 2।
19 ढाई, ये 38 और 2, 38 और 2 कितना हो जाएगा 40। तो ये आंसर आ जाएगा 400। आंसर कितना आ जाएगा 400। कह रहे हैं इसमें बहुलक क्या है। देखो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार है। 3 कितनी बार है, सबसे ज़्यादा बार है। 3 4 बार है, सबसे ज़्यादा है, तो 3 हमारा बहुलक हो जाएगा। ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, तो ए और बी को जोड़ेंगे, कितनी संख्या 2, तो 2 से भाग दे देंगे। ये ए और बी का समांतर माध्य आ गया, ए प्लस बी बट्टे 2। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय बल क्या होता है। तो 8 त्रिज्या के संपूर्ण का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3πr² होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है 2, 2 × 2, और h का मान दे रखा है 14, 7 दूनी 14। तो देखो 22, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हंसी लगा कि 8 दूनी 16 और 1 17, 176। तो आयतन कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहते किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³। व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसको हल करो, 4/3, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7, 7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 कटा। ठीक है। 22 चौके 88, और 7 सत्ते 49, बट्टे में है 3। तो देखो नौटे, देखो नौटे क्या होता है 72 होता है, यहाँ 2 दिख रहे हैं, और ऊपर पर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 43, 12 बट्टे में 3। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। इस 2 पेज में प्रिंट निकल गया है। कह रहे हैं किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठफल क्या होगा। सो देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, शंकु का वक्र पृष्ठफल सूत्र क्या होता है πr/l होता है। हमें l दिया ही नहीं है, त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो l का सूत्र क्या होता है √h² + r² होता है। प्रश्न में जो h दे रखा है हमें वो दे रखा है 12, तो 12 कवर करेंगे 144, r 5 दे रखा है 125, तो ये आ जाएगा 169, जो कि है 13। l हमारा 13, पाई का मान 22/7, r का मान है 5, और l का मान है 13। प्रश्न में देखो पाई का मान नहीं रखा है, तो पाई का मान नहीं रखना है, 13 × 5 = 65, 65 पाई आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 65 पाई सेंटीमीटर²। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है 6 × भुजा का वर्ग। तो 6 भुजा हमें दे रखी है 5, तो 6 5 × 25, 25 × 150, 25 × 150, तो आंसर आ जाएगा पहला वाला 150 सेंटीमीटर²। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे किसी सारणी का माध्य और बहुलक, ये तो माध्य का क्या होगा, आपको पता है एक संबंध होता है कि जो बहुलक होता है वो किसके बराबर होता है 3 × माध्य का -2 माध्य। ये सूत्र आप जानते हैं। सो हमें प्रश्न में क्या बोला, माध्य, माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका को x मान लो। माध्य पहले दे रखा है, माध्य 28, और बहुलक कितना दे रखा है 16, तो बहुलक की जगह 16, 28 दूनी 56। ठीक है। तो ये माइनस का 56 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 56, और ये है 3x, 6 और 6 12 से लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। कितनी 24। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब ये जो आंकड़ा दे रखा है इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए हमें आरोही क्रम में रखना होता है। तो सबसे छोटा क्या है 1, और फिर 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा है 2 से बड़ा है 4, ठीक है, 4 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 7, और 7 से बड़ा है 9।
कितनी संख्या है गिनो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है तो बीच में एक पद आएगा। इधर जितने हैं इधर इतने हैं, बीच वाला पद क्या आ गया, माध्यिका। तो माध्यिका हमारी 5 होगी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जो कि कोई भी घटना हो, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ देखो प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा दिखा रहा है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, तो ये कभी नहीं होगा। बाकी 25% का मतलब होता है बट्टे में 100, यानी कि 0.25, 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है। ये तीनों हो सकते हैं, ये नहीं होगा कभी। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। कह रहे हैं एक ठोस गोले हो जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, एक गोले को पिघलाकर, ये हमारा गोला है, एक बेलन बनाया गया है। देखो जिन उसी ठोस से उस वही बेलन बनाया जा रहा है, यानी कि दोनों का आयतन तो सेम रहेगा, जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखो एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या, ये जो गोला है इसकी त्रिज्या 9 है, एक ठोस बेलन बनाया है जिसकी त्रिज्या वो भी 9 है, इसकी त्रिज्या भी 9 है। तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के, पाई आर स्क्वायर एच के। तो देखो इधर पाई है, इधर से पाई कटा, कि दोनों का हम आर सेम टू सेम है, इधर 2 घात है इधर 3 घात है, तो 1 घात बच जाएगा 2 घात कम होने के बाद। तो इधर है 4/3, आर का मान है 9, इधर है एच, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो एच का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है। देखो ये स्तंभ है और ये छाया की लंबाई अगर दोनों बराबर होती है, अगर आपसे उन्नयन पूछे या अवनमन कोण पूछे, तो उस स्थिति में आंसर कितना होता है, 45 डिग्री होता है। अगर उन्नयन पूछे या अवनमन भी पूछे तो आपका जो कोण बनता है वो 45 बनता है, जब लंबाई और आधार की छाया बराबर होती है तो। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ए और बी अभाज्य संख्या है तो इनका मौशा क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का मौशा 1 होता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे लौसा पूछता है एलसीएम, तो उन अभाज्य संख्याओं को हमें गुणा कर देना पड़ता, लौसा ए भी होता। मौशा पूछे तो मौशा क्या हो जाएगा, 1। ठीक, कह रहे ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सही है। तो जो आर का मान होता है वो बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी कथन सही है। नेक्स्ट, कह रहे हैं ये जो समीकरण दे रखे हैं मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति के लिए हमें विविक्तकर विवेचक निकालना होगा, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। एक की जगह पे क्या हमारा 2 है, बी की जगह पर हमारा माइनस के 6 है और सी की जगह पे हमारा 7 है। तो ये रख दो, बी की जगह पे माइनस का 6 रखोगे, 4, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 7, 6 छंग 36 माइनस का वर्ग प्लस 4 दूनी 8, 8 7 56। तो कुल मिला के कितना बचेगा, 6 में 6 गया 0 और माइनस के 20 पर नेगेटिव आ गया। अगर मूल और डी का मान नेगेटिव आता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मूल कैसा होता है, अवास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं अगर 3 थीटा 90 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो देखो काटोगे इसमें से 3 तिया 9 0, थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। आपको कॉस 30 का मान निकालना है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कह रहे हैं अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 0 है, ठीक है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, सो देखो कॉस को चेंज करना है ना इसमें, तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ से मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। कॉस अल्फा प्लस बीटा, इधर कॉस 0 है
हाँ, इसका कॉस ज़ीरो है ना, कॉस का मान इसमें सोचो आप, इधर ज़ीरो है ना, कॉस में सोचो, कॉस 90 का मान होता है, तो कॉस से कॉस हटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 90 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 90 आ गया। ओके, तो देखिए, हाँ, अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा का मान निकालूँ तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अब ये मान यहाँ रखूँगा मैं, साइन, देखो अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ आपका साइन है, अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस बीटा, और ये ऑलरेडी बीटा है, तो ये सूत्र क्या हो गया, साइन 90 बीटा बीटा, ये हो जाएगा 2 बीटा, एंगल की जगह 2 बीटा आ गया। आपको ये सूत्र पता होगा कि भैया जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, वो कॉस थीटा के बराबर होता है, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या 2 भी है, तो हमें हमारा जो उत्तर मिल जाएगा वो आ जाएगा कॉस 2 बीटा। कॉस 2 बीटा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए हो गया। कह रहे हैं एक्स प्लस वाई 14 है, एक्स माइनस वाई 4 है, तो आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन पहला रख के देखो, एक्स की जगह 2 रखो और वाई की जगह 4 रखो, 2 और 4 14 होता है, नहीं ये वाला नहीं होगा। एक्स की जगह 9 रखो और वाई की जगह 4 रखो, 9 और 5 कितना 14 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये इसको संतुष्ट कर रहा है तो ये इसका हल है, बिना हल के आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 2 त्रिभुज है आपका, ये समरूप है, तो कौन सा कंडीशन सही होगा। देखो एक त्रिभुज हमारे पास है, ध्यान से देखना, एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ, ये समरूप होंगे। ए बी हमें बोला है कि जो ए बी है और बट्टे जो डी है, उसके साथ साथ जो बी सी है और एफ डी है, एफ डी, देखो संगत भुजा है, अनुपात समान है, तो इनके बीच का जो कोण वो बराबर होना चाहिए, एस नियम द्वारा तभी ये समरूप हो पाएगा। तो बी जब डी के बराबर होगा तब जाके ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, जब बी कोण डी के बराबर होगा तो। आगे प्रश्न में आ जाओ, कह रहे त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर है बी सी के। देखो मैं आपको चित्र बना कर दिखाता हूँ। ठीक, आपके पास ए बी सी है, ये ए ये बी ये सी है, बी सी के समानांतर है डी ई, तो थेल्स का प्रमेय लग जाएगा, क्या होता है ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होता है, ए बट्टा ई सी के बराबर होता है। हमें देखो प्रश्न में दे रखा है ए डी दे रखा है 2.4, ए दे रखा है 3.2, फिर ई सी दे रखा है, ई सी दे रखा है 4.8। हमें हमें ए बी क्या निकालना है, ए बी तभी निकलेगा जब डी बी मालूम होगा, तो हम पहले डी बी निकालेंगे। ठीक है, सो देखो इसके दशमलव एक स्थान के बाद इधर भी दशमलव एक स्थान के बाद कटेगा, 16 3 48, 16 दूनी 32। ठीक है, सो देखो हाँ, आगे और हल करेंगे तो 2 से काटोगे, 2 एक कम 2 एक कम 2 दूनी 4, 12 3 36, डी बी एक कम डी बी, 12 3 36 दशमलव एक स्थान के बाद डी बी आ गया 3.6। हमें निकालना है ए बी क्या होगा, ए डी प्लस डी बी। ए डी हमें प्रश्न में दे रखा है 2.4 और डी बी हमें मिला है 3.6। ओके, तो 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई हो तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। तो पी ई जो घटना होती है, प्रायिकता का मान 1 है, 1 से छोटा होता है, 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये इसकी रेंज होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसका मान 1 होगा, देख के पता लग गया है, हल करके दिखाता हूँ मैं आपको। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, 2 दूनी 4, √3 गुना √3 सिर्फ 3, अंडर हट गया, एक कम 1, 2 दूनी 4। देखो नीचे दोनों के सेम है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 बट्टे में 4, 4 1 कम 4, तो आंसर क्या आ गया 1। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष के लिए आंसर क्या होता है वाई वाला,
तो वही वाला आंसर हो जाएगा। कितनी होगी? 6 इकाई। अगर वही एक से दूरी बोलता तो आंसर 5 होता। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि ये जो संख्या है, देखो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो कैसी संख्या होती है? वो एक परिमेय संख्या होती है। वो क्या होती है? एक परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके अगर हर का गुणनखंड करें तो 2 की पावर m आना चाहिए, या 5 की पावर m, या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या आएगी तो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। तो शांत ये हो जाएगा 16। 160 का गुणनखंड करोगे तो इसको लिख सकता हूँ 16 गुणा 10। हाँ, तो इसको लिख दूंगा 2 की घात 4। 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। तो इसमें 2 और 5 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बाकी सब अशांत होंगे। 144 और 372 का मौसा क्या होगा? 144 को गुणनखंड करो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ठीक, और 372 का करके देखो। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 नम 18 एंड 2 नम 18, 2 तियाँ 6, 3 से कटेगा 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 31 एकम 31। सो देखो 144 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार था? 4 बार, और 3 था 2 बार, और 372 में 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 है 1 बार, 31 है 1 बार। तो मौशा में क्या होगा? जो संख्या दोनों में है उसकी न्यूनतम घात लेनी है। तो 2 की न्यूनतम घात 2, 3 की न्यूनतम घात 1, तो 4 गुणा 3, तो 4 तियाँ 12। तो जो मौशा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा सही हो जाएगा, सी 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा इस बहुपद के शून्यक हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि बहुपद का एक शून्यक 3 है तो के का मान क्या होगा? शून्यक है तो बहुपद को शून्य बनाएगा, जहाँ एक्स की जगह 3 रखोगे। एक्स की जगह जैसे ही 3 रख दोगे तो इसको क्या बना देगा? शून्य बना देगा। तो 3 तियाँ 9 दूनी 18, 18 और 3 21, प्लस का के इधर के माइनस का, तो के का मान माइनस के 21 होगा। के का मान क्या होगा? माइनस के 21। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ये हमारा त्रिघात बहुपद है, अल्फा बीटा गामा इसके शून्य है। तो अल्फा बीटा गामा का सूत्र क्या होगा? शून्य को गुणनफल माइनस बी सी माइनस का डी अपॉन ए सूत्र होता है। तो डी क्या है? अचर पद होता है। ए क्या है? 4, एक्स क्यूब का गुणज। आंसर आ जाएगा माइनस के 7/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे समीकरण के कितने हल होंगे? प्रकृति बतानी है, तो हम निकालेंगे a1/a2। a1 क्या है? एक्स का गुणज, a2 है इसका 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। फिर निकालेंगे b1/b2। b1 y का गुणज 3 और इसका है 5। तो देखो ये चीज़ इसके बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करते हुए लिखा जाएगी। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो सिर्फ एक हल होता है, और एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक, कह रहे हैं यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो आलेख कैसा होगा? असंगत होने पर समांतर रेखाएं होती हैं जिसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, असंगत का मतलब समांतर रेखा। आगे बढ़ो। कह रहे इसका हल कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखो एक्स 0 आना चाहिए, एक्स की जगह पर 4 रखते हैं और वाई की जगह पे 2। 4 में से 4 घटाएंगे 0। ये संतुष्ट कर रहे हैं तो ये इसका हल हो गया। अगर संतुष्ट नहीं करता तो हल नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे 65 और 117 का मौसा इस रूप में है तो m का मान क्या होगा? तो देखो 65 का गुणनखंड करो,
वैसे तो मुझे पता है इसका आंसर मौशा 13 आएगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5 × 5 5 × 3 = 15, 13 × 1 = 13, 117 का लिखो, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 13, 1 × 13। ठीक है, अब मौशा देखो, 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 13, और 117 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2 × 13, जो दोनों में वही मौशा हो जाता है। तो इनका मौशा कितना हो गया? 13। तो देखो प्रश्न में बोला इनका जो मौशा होगा, मौशा कितना है? 13। इनकी मौशा को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 65 माइनस के 117। ठीक, तो माइनस के इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का। 13 में 117 जोड़ोगे 130 हो जाएगा। 65 गुणा में 65 दूनी 130, तो आंसर आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है तो एक का मान क्या होगा? मूल क्या करता है? समीकरण को संतुष्ट करता है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 रख दो। तो 4 दूनी 8, 8 और 6 14, प्लस का 2 इधर के माइनस के 2 है, 2 7 14, तो ए का मान आ गया माइनस के 7। ए का मान क्या आ गया? माइनस के 7 आ गया। ठीक, कह रहे हैं अगर इस समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान क्या होगा? अगर वास्तविक और बराबर है तो विविक्तकर का मान 0 होता है, यानी कि b² माइनस के 4ac का मान 0 होता है। अब यहाँ से देखो ए के स्थान पर क्या है? एक्स का गुणज 1, एक्स का गुणज b होता है, b हमारे पास है 2k+2, और c के स्थान पर है 9k। रखो मान यहाँ पर, तो b का मान है 2k+2 इसका होल स्क्वायर, 4, ए का मान है 1 और सी का मान है 9k। तो इसका वर्क करोगे 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा k+2 का होल स्क्वायर। उधर जाएगा 4 नम 36 के। ठीक, सो 4 नम 36 के, अरे 4 से 4 काट देना, इधर भी 4 है उधर भी 4 है, तो 9 बचेगा। ठीक है, मेरे मन मन में कैलकुलेशन हो गया था। अब इसको खोल देते हैं। जैसे ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और 2ab, 2 दूनी 4, और प्लस के 9 के इधर के माइनस के 9 के। ये तो द्विघात समीकरण बन जा रहा है यार। के स्क्वायर माइनस के 5k+4, गुणा करने पे 4 है और जोड़ने पे 5, 4 × 4, गुणनखंड करो, एक जोड़ा यहाँ जोड़ा, इस जोड़े से k उभयनिष्ठ, इस जोड़े से एक उभयनिष्ठ। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और ये इसको 0 मानोगे k-4 को, तो k का मान 4 मिलेगा। इसको 0 मानोगे तो k का मान 1 मिलेगा, माइनस के 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना। तो 1 और 4 होगा, कितना होगा आंसर? 1 और 4। ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहे x² माइनस 2x+1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? देखो इधर प्लस का 1 इधर माइनस, प्लस का 1 है कटा, x² माइनस 2x बराबर 0 है, x उभयनिष्ठ आ गया, x माइनस 2, x को 0 मानोगे x का मूल 0 आ जाएगा, इसको 0 मानोगे माइनस का 2 इधर के प्लस आ जाएगा। तो आंसर आएगा 0,2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कह रहे हैं जब द्विघात, ये जो द्विघात बहुपद है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्यू का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्यू का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या करते हैं, इसमें b² को जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं, b²। ठीक है, तो 2ab, यहाँ से 2ab के स्थान पर है px, a का मान x है, x कटा, b का मान हो जाएगा p/2, फिर b² को जोड़ना और घटाना है, तो p/4 हो जाएगा, p²/4। ठीक है, क्या हो जाएगा? p²/4 होगा, b² को जोड़ना और घटाना होता है। नेक्स्ट कह रहे समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 0.3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर इतना 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 समांतर श्रेणी है तो x का मान क्या होगा। देखो अगर समांतर श्रेणी के 3 पद हैं ये लगातार, तो इसमें गुण होता है कि बीच वाले का जो डबल होगा ना, पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाला का डबल कर दो और पहले और आखिरी वाले को जोड़ दो। ये पहला वाला है और ये आखिरी वाला है। 2 से गुणा करोगे तो 5 10, 2 1 कम 2, 2 और 6 8x, और 3 और 3 6, 8 इधर के घट जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2x, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, ऑप्शन ए नंबर सही हो गया। कह रहे इसका 8वां पद क्या होगा। 8वां मतलब a प्लस एक कम कर देंगे 7d, तो जो पहला पद है वो है 117 और d क्या है, देखो अगर कम हो रहा है ना पद, तो दूसरे पद में से जब पहला पद घटा देते हैं 117, तो कितना बचेगा, 6 और 7 कितना आ जाएगा, माइनस के 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 7 91, घटा दोगे तो आंसर 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का n पद इतना है, यानी कि ए एन बराबर 2n+1 है, तो 3 पदों का योगफल क्या होगा, प्रथम 3 पद। तो पहला पद निकालो a1, n की जगह 1 रखोगे, 2 1 कम 2 और ये 3 हो जाएगा। n की जगह 2 रखोगे, दूसरा पद आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, और 3 रखोगे n की जगह, 3 दूनी 6 और 1 7 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ दो तो 10 और 5 15 हो जाएगा, प्रथम 3 पदों का योगफल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये ए और बी को मिलाने पर रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान क्या होगा। देखो मध्य बिंदु दे रखा है एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या होता है, इसका पहला और इसका पहला जुड़ जाएगा और आधा कर देंगे, इसके बट्टे में 2 इसके बट्टे में 2 कटा। ठीक है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, -6 -2 -8। तो ए का मान क्या हो जाएगा, -8। नेक्स्ट कह रहे हैं ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो इसका केंद्रक क्या होगा। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था, एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। इसका पहला वाला, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ देंगे और बट्टे में 3। तो देखो 5 में से 5 घटाओगे तो 0, 0 के बट्टे में 3 0। इसके आखिरी वाला जोड़ो, इसके आखिरी वाला जुड़ेगा और इसमें आखिरी वाला जुड़ेगा, बट्टे में 3। 15 में से 6 घटाओगे, माइनस के 9 आ जाएगा, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 0, -3 केंद्रक। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं एक्स अक्ष बिंदु इतने इतने को मिलाने पर रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, किस अनुपात में काटते हैं। सो मैं आपको पूरा पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। ये हमारा रेखाखंड है, ये 2, -3 और ये 5, 6। पी बिंदु एक्स अक्ष के लिए बोले, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होते हैं। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो y का मान पता है, विभाजन सूत्र से y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, यही होता है। तो देखो m1 पता नहीं, y का मान 0 है, y2 का मान कितना है 6, m2 पता नहीं, y1 का मान -3 है, m1 प्लस m2। देखो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तिरछी बट्टे में इधर 0 बना देगा इसको, ये 6m1 -3m2, तो -3m2 इधर आके प्लस का, और ये हो गया 6m1। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक, सो इधर क्या है, देखो इधर कुछ नहीं तो गुणे में 1 लिख सकता हूँ, और इधर है 2m1, तो ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे का गुणे का इधर के बट्टे में। बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, कितना होगा बच्चों, 1:2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं किसी त्रिभुज ABC में
हमारे पास एक त्रिभुज है, देखो ये ए बी सी है, ए बी सी में रेखा पी क्यू बी सी के समानांतर है, रेखा पी क्यू बी सी के समानांतर है, ठीक है। तो इसमें नियम क्या होता है, ए पी बट्टा पी बी किसके बराबर होते हैं, ए क्यू बट्टा क्यू सी के बराबर होते हैं, है ना। तो ए पी का मान हमें दे रखा है एक्स, पी बी का मान दे रखा है 4, ए क्यू का मान दे रखा है 14 और क्यू सी का मान दे रखा है 7। आपको एक्स का मान निकालना है। 7 दूनी 14, 4 गुना 2, 4 दूनी 8। एक्स का मान कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। माध्यिका का अनुपात क्या होगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, माध्यिका का अनुपात पूछे या भुजा का अनुपात पूछे, तो जो भी आपको दे रखा है उसका अंडर रूट ले लेना है। 5 25 का 5 और इसका 7, तो आंसर आ जाएगा 5:7। आंसर क्या आ जाएगा, 5:7। प्रमेय 6.6 का प्रयोग किया हमने यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। आगे बढ़ो। कह रहे हैं ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, तो बी कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। थेल्स का प्रमेय लगा, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, बाकी तो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है। ये 25, ये 16 + 9, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है, तो बड़े वाले भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। कह रहे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो। देखो ये हमारे पास वृत्त है, एक बाह्य बिंदु ले लो, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। इस बच्चे ने एक टिक मारा है, तो आंसर इसका 2 होगा। कभी कभी ना जल्दबाजी में, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आपका आंसर गलत हो जाता है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद ही सही उत्तर पर टिक लगाना है। कह रहे बिंदु से पी टी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ओ टी 6 सेंटीमीटर है, ओ पी 10 सेंटीमीटर है, तो पी टी की लंबाई क्या होगी। देखो हमारे पास केंद्र ओ है, बिंदु पी से पी टी, केंद्र ओ वाली बिंदु पी से, ठीक है, स्पर्श रेखा है पी टी, इससे मिलाएंगे। तो हमें क्या दे रखा है, ओ टी 6 दे रखी है, ओ पी 10 दे रखी है, ओ पी हमें 10 दे रखी है, तो हमें पी टी की लंबाई निकालनी है। तो देखो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। आप जानते त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, ये x। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये 100, 6 का वर्ग 36 प्लस का 36 तरह के माइनस हो गया, ये आ जाएगा 64। 64 का वर्गमूल निकालोगे 8 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 8 होगा। आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है, उन त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। देखो दो वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच, यदि वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच, ठीक है, ये कोण दे रखा है 130 डिग्री, तो दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। है मतलब समझा नहीं मैं, ठीक है। स्पर्श रेखाओं का, यदि 2 वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण इतना है, तो दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। ओके, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण हमें निकालना है। ओके, आप जानते हैं ये त्रिज्या है, यहाँ पे 90 बनेगा, ये त्रिज्या है, इस पर यहाँ 90 बनेगा, और ये क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। इसको अगर एक्स बोल दो, ये 130, ये 90 प्लस एक्स और ये 90। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। तो देखो 90 90 180, 180 में 130 जोड़ दो, तो 8 और 3 11, हासिल लगा एक, ये हो जाएगा 310। 310 प्लस एक्स 360 है, तो प्लस का 310 इस तरह के माइनस का हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। एक्स का मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे 1/√2 किसके बराबर है। देखो टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 45 का मान होता है √2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं साइन 90 का मान 1 होता है 1 का वर्ग और टेन 45 का मान 1 होता है 1 का वर्ग। आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा 0। कह रहे हैं अगर थीटा 45 हो तो इसका मान क्या होगा। देखो टेन 45 का मान 1 होता है वर्ग, कॉसेक 45 का मान होता है √2 स्क्वायर। तो 1 √2 का वर्ग 2, तो आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, लॉस पर 2 आ गया, ऊपर 1 + 1, 2/2, आंसर आ गया 1। आंसर कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये a + b है, a - b है, यहाँ है sec स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये एक सर्वसमीकरण है जिसका मान होता है cos स्क्वायर थीटा। 1 - n स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और आपको पता है sec थीटा गुणे cos थीटा, टोटल का स्क्वायर लगा देंगे। ये एक सर्वसमीकरण है जिसका मान 1 होता है और 1 का वर्ग क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो k का मान होगा 1। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, केंद्र इसका O है। एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि जो AOB है वो 30 डिग्री है, जो कोण बनता है 30 डिग्री बनता है। चाप की लंबाई निकालनी है, इस चाप की लंबाई जिसका सूत्र होता है θ/360 गुणे में 2πr। तो देखो थीटा हमारे पास है 30 डिग्री बट्टे में 360, ठीक। पाई का मान नहीं रखा है और 2r का मान कितना है 6। तो देखो 12 बार 6 तो नहीं, 2 से 2 कटा तो क्या बचा, सिर्फ पाई बचा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या आएगा पाई। चाप की लंबाई क्या होगी पाई होगी। कह रहे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा अगर व्यास 24 है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका सूत्र होता है πr²/2। व्यास 24 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12, तो 22। पाई का मान नहीं रखा है तो पाई की जगह पाई रहेगा। आर का मान क्या है 12 गुणे 12 बट्टे में है 2, 2 छंग 12 छंग 72, 72 पाई, ठीक है। पाई का मान नहीं रहेगा। ऑप्शन एक बार देख के रखा करो, मैं भी देखो रख दे रहा था पाई का मान 22/7, तो जब ऑप्शन देगा कि ऑप्शन में तो रखा ही नहीं है, ठीक है। तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। नए गोले का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। सो मैं आपको इसको डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाओ। कह रहे यदि किसी गोले की त्रिज्या, हमारे पास एक गोला था, पहले ये गोला आर था। मूल गोले की अगर एक गोला, अब जो नया त्रिज्या है ना वो पहले वाले की त्रिज्या से आधी कर दी गई है, तो मूल गोला और नए गोले का आयतन क्या होगा। इसका आयतन क्या है 4/3 πr³ और इसका होगा 4/3 पाई। आर की जगह पर क्या है r/2 की घात 3, ठीक है, 2 की घात 3। सो देखो अनुपात बोला है मूल गोला एवं नया गोला, तो ये है 4/3 πr³। अनुपात निकालना है इसका, तो 4/3 पाई, आर का r³, 2 का घात 3 8 हो जाएगा। इससे ये कटा, इससे ये कटा, बट्टे का ऊपर गुणे में आ जाएगा 8/1, तो 8:1 हो जाएगा। कितना होगा 8:1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ध्यान से देखना प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे। हमारे पास एक शंकु है,
शंकु का जो पूरा क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। प्रश्न में ये बोला गया है हाँ, इसका जो क्षेत्रफल टोटल है ना वो 18 है। ठीक, तो पाई आर उपनिष्ठ है एल प्लस आर। तो इसकी जो त्रिज्या को चाहिए एल, शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकालो, आधार का क्षेत्रफल यानी कि हमें पाई आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सो देखो पहले इधर आ जाओ, पाई आर, एल का मान 2r है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, पाई 2r और ये 3r, आर 3r स्क्वायर हो गया। अब 3 से काटोगे, 3 छंग 18, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मान 6 आ गया। हमें पाई आर स्क्वायर ही निकालना है, आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 6, तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर होगा। दिमाग लगा के हल करना है इस तरीके से। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे, कह रहे घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल इतना 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 है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। क्या होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया भी था। माध्यिका क्या होगी, माध्यिका के लिए क्या करते हैं, आरोही क्रम में रखते हैं पहले। तो सबसे छोटा है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आई थिंक, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कितने पद है, इधर 3 छोड़ो इधर 3 छोड़ो, बीच में क्या आ गया 5, तो माध्यिका कितनी होगी, 5 होगी। बहुलक कितना होगा, तो बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार है, सबसे ज़्यादा बार क्या है देखो, 5, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, और फिर 7 है 2 बार। ठीक, 7 है 2 बार, और तो 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 4 3 बार आ गया ना, बाकी कोई 3 बार है ना, तो 4 हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक, आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे अच्छी तरीके से फिटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो उसके बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, उसके बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, जो बेगम होते हैं ताश की गड्डी में 4 कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी में एक बेगम है, तो प्रायिकता निकालनी है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 52, 4 एक कम 4, 4 3 12, तो आंसर आ जाएगा 1/13। तो आशा करता हूँ ये जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको सारे समझ में भी आए होंगे। और बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, और वो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना।